अपने स्टेटमेंट्स को सेव करता है और जो सेव पॉइंट है वो भी अपने स्टेटमेंट्स को सेव करता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कमिट और सेव पॉइंट में? देखो, कमिट परमानेंटली मतलब ठीक है, परमानेंटली तो ये भी सेव करके रखेगा, एक्चुअली सेव करके नहीं रखता है। अ, देखो, कमिट में क्या कर दिया हमने, जैसे ही कंप्लीट कर दिया उसके बाद उसमें चेंज हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये कंप्लीशन जो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है ना प्रोसेस, उसके बाद हम रखते हैं। और सेव पॉइंट ना एक चेक पॉइंट टाइप का यूज करते हैं, वो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। समझ रहे हो? सेव पॉइंट हमारा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। जैसे गेट सीएच या फिर हमने एग्जिट लिख दिया, है ना, एग्जिट लिख दिया कहीं पर, तो वो क्या करता है, पूरे प्रोग्राम से आउट हो जाता है एग्जिट करने से, है ना। पर अगर मैंने कहीं होल्ड लिखा तो वो क्या करके रखता है, वहां से आउट नहीं हुआ रहता है, वो सिर्फ उस टाइम पीरियड के लिए उसको होल्ड करके रखता है या फिर वहां पे पॉज हो जाता है। समझो, ये टेम्पररी एक कह सकते हो प्रिकॉशन के लिए हम यूज कर रहे हैं सेव पॉइंट्स को। ठीक है, सेव पॉइंट्स को किस लिए यूज कर रहे हैं, प्रिकॉशन पर्पज से यूज कर रहे हैं। कि सपोज अगर मिड पॉइंट पे, ठीक है, इतना पोर्शन मैंने एग्जीक्यूट किया और मिड पॉइंट पे यहाँ पे मेरा कहीं पे क्या हो गया, कुछ एरर या फिर कुछ अलग टाइप के कंडीशन आ गए जिसके कारण आगे मैं प्रोसीड नहीं कर पा रही हूँ। तो ये पूरा रोल बैक करने की जगह हम क्या करें, कोई एक चेक पॉइंट मेंशन कर दे जहां तक वो क्या हो सके, कह सकते हो बैक जा सके और उससे पुराना वाला जो भी डेटा है वो आपका क्या हो सके, सेव हो सके। ठीक है, तो इसको एक तरीके से ऐसे बोल सकते हो, सेव दोनों करके रखता है। ठीक, बट प्रॉब्लम क्या आएगी जब आप परमानेंट कमिट कर दिया, मतलब अब वो उसके बीच में पूरे प्रोग्राम में मैंने कहीं पे सेव पॉइंट नहीं लिखा है। ठीक, जैसे लास्ट में मैंने लिखा है कमिट 10, सपोज 20 लाइन की मेरी क्या है कोडिंग है, 21 लाइन में मैंने लिखा कमिट। ठीक है, अब अगर 15 लाइन पे एरर आ गया, है ना, 15 लाइन पे क्या आ गया, एरर आ गया, तो क्या हो जाएगा, वो एरर पूरा जितना है पूरा 15 लाइन पूरी वेनिश हो जाएगी, उसका पूरा एग्जीक्यूशन मतलब वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, उस चीज को प्रिकॉशन, उस चीज को कवर अप करने के लिए, उस लॉस को कवर अप करने के लिए हम सेव पॉइंट्स बनाते हैं। क्लियर हो रहा है कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो फर्स्ट सेव पॉइंट पे वो क्या हो जाए, उसको वो कर ले। क्लियर है लॉस को? यस मैम। ठीक है, ओके। थैंक यू मैम। ओके ओके, चलो नेक्स्ट देखें फिर आगे, डेटाबेस यूजर। ठीक है, हम यहाँ पे आर्किटेक्चर ना, आर्किटेक्चर में क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट थ्री की बात कर रहे थे या फिर यूजर सेक्शन की बात कर रहे थे, है ना। कि एक क्लाइंट साइड होता है, एक सर्वर साइड होता है, या फिर क्लाइंट साइड को मैं यूजर साइड भी कह सकती हूँ, है ना। तो अब यहाँ पे समझ में आ रहा है? ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट कि डेटाबेस के कितने यूजर्स होते हैं, कितने टाइप ऑफ यूजर होते हैं डेटाबेस से। ठीक है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोग्रामर, सोफिस्टिकेटेड यूजर, स्पेशलाइज्ड यूजर, है ना, स्टैंड अलोन यूजर, ठीक, नेटिव यूजर, और एक और सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका डीबीए। डीबीए का फुल फॉर्म किसको याद है, मैंने बताया था? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। मैम गुड, डेटाबेस डेटाबेस, एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, है ना। सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ यूजर है वो कौन सा हो गया आपका, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, और ये आपके फर्स्ट एप्लीकेशन, सोफिस्टिकेटेड, स्पेशलाइज्ड, स्टैंड अलोन, नेटिव और डीबीए। ठीक है, तो यहाँ पे पूछता है आपको अक्सर कि गिव द टाइप्स ऑफ और एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डेटाबेस यूजर। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर क्या करता है ना, ये जैसे ही आपके ये जो क्वेरीज लिखी होती है, क्वेरीज मतलब आपका एसक्यूएल लैंग्वेज कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, है ना, जैसे हमने पढ़ा सेलेक्ट कमांड, इंसर्ट कमांड,
ठीक है। ये सब किसी भी आपके जो भी कमांड को क्या कर रहे हैं या फिर आपके जो प्रोग्राम है किसी भी लैंग्वेज पे लिखा हुआ है, C++, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है जावा, ठीक है। वो क्या करता है, वो एक क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है या फिर कमांड सेंड करता है, किसको, डेटाबेस को, है ना। तो इसको कौन मैनेज करता है, आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामर, ठीक है। ये क्या करता है, interact with the database by means of DML queries, data manipulation language queries, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर कौन से क्वेरी से इंटरेक्ट करते हैं, आपके DML क्वेरी, मतलब जो मैनिपुलेशन है, कौन कौन से मैनिपुलेशन वाली लैंग्वेजेस होती हैं, कमांड्स होते हैं, आपका डिलीट हो गया, इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है सोफिस्टिकेटेड यूजर। सोफिस्टिकेटेड यूजर क्या करता है, मेन ये क्या है, जो आपका डेटाबेस डेवलप करते हैं, ठीक है। जो SQL क्वेरीज राइट करते हैं, जिनकी हेल्प से यूजर क्या करता है, या फिर जो एंड यूजर है ना, या फिर क्लाइंट है, वो एग्जीक्यूट करता है किसको, आपके सिस्टम को या फिर एप्लीकेशन को, ठीक है ना, या फिर जो भी वर्क टास्क उसको परफॉर्म करना रहता है, तो उन क्वेरीज की हेल्प से वो क्या करता है, डेटा एक्सेस करता है, मैनिपुलेट करता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, सोफिस्टिकेटेड यूजर आपके, दे आर डेटाबेस डेवलपर हु राइट SQL क्वेरी, ठीक है। अब स्पेशल एक बार और रिपीट करेंगे, स्पेशलाइज्ड यूजर, ठीक है। स्पेशलाइज्ड यूजर मीन्स ये जो स्पेशलाइज्ड यूजर होते हैं, ये काफी टेक्निकल नॉलेज रखते हैं, मीन्स जो हाई या फिर कॉम्प्लेक्स डेटा सिस्टम पे वर्क करना होता है, ठीक है, उसकी कोडिंग कौन करता है, आपका स्पेशलाइज्ड यूजर, जैसे कैड, नॉलेज बेस्ड और एक्सपर्ट सिस्टम। कैड मीन्स कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जैसे आप ऑटो कैड भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। और काफी कैड के वो तो एग्जांपल हुआ ऑटो कैड एक तरीके का, ठीक है। नॉलेज बेस्ड या फिर एक्सपर्ट सिस्टम, ये पूरा एक आपका एक सब्जेक्ट होता है, जैसे हम कहते हैं ना, इसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिप्लेस करके मान सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे अगर मैं रोबोट में कहूँ, एक्सपर्ट सिस्टम या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या कॉन्सेप्ट रहता है कि नॉर्मली सिस्टम या फिर मशीन को हम ये चीज वो कहते हैं कि उस हार्डवेयर को हमने जो नंबर ऑफ कोड या फिर कमांड या इंस्ट्रक्शन दिए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, ना उससे एक एक्स्ट्रा करेगा ना उससे एक कम करेगा, है ना। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे हमने उसको कंप्यूटर को या फिर रोबोट को या फिर जो भी कहें आप, मशीन को, है ना, बहुत समय से वो वर्क कर रहा है, ठीक है। उसकी खुद की भी मेमोरी होती है, मेमोरी सिस्टम रहता है, स्टोरेज का, मशीन है तो ऑब्वियसली बात है, डेटा को मैनिपुलेट कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, तो उसकी भी मेमोरी होगी, ठीक है। तो वो क्या करता है, मेमोरी में अपने डेटा स्टोर करके रखता है, और सपोज उसने 1000 1500 कोई एप्लीकेशन एग्जीक्यूट किए, ठीक है, उसके आउटपुट भी उसमें स्टोर होंगे, ठीक। जो जो डिसीजन उसने लिए, सबके डिसीजन स्टोर होंगे। अब वो सपोज नेक्स्ट कोई इंस्ट्रक्शन या टास्क परफॉर्म करने जा रहा है, तो उस टास्क में उसने अपने प्रीवियस या फिर पास्ट एक्सपीरियंस को अगर यूज किया, समझो आगे आने वाले वर्क में अगर कोई सिस्टम अपने पास्ट एक्सपीरियंस को या फिर प्रोबेबिलिटी को, जैसे उसने एक बार देखा कि अगर मैं 0 एंटर कर रही हूँ तो हमेशा 99.99% हाई हाई वर्ड वही प्रिंट, HI है ना, वही प्रिंट हो रहा है। और उसने देखा अगर एक ही वैल्यू मैंने 1 प्रिंट की तो हेलो प्रिंट हो रहा है। तो ये क्या हो गया, उसका एक एक्सपीरियंस हो गया कि 99.99% एक ही वैल्यू 0 एंटर करने से क्या हो रहा है, हाई वर्ड ही प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो आगे अगर कभी भी अगर एक ही वैल्यू 0 हो, तो वो क्या करेगा, पास्ट एक्सपीरियंस को फॉलो करेगा और उसमें क्या प्रिंट करेगा, हाई। क्लियर हो रहा है। तो ये सब कॉन्सेप्ट होता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ठीक है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेटेड जो डेटा होते हैं, जैसे ग्राफिक्स डेटा हो गया, वीडियो हो गया, इमेजेस हो गए, HD इमेजेस है ना, ऑडियो डेटा हो गया, तो इन सबको हैंडल कौन करता है, आपका स्पेशलाइज्ड यूजर।
स्टैंड अलोन यूजर। अच्छा, आप लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते होंगे, है ना। कई बार ऑप्शन आता है यहाँ पे जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं कि आप सिस्टम के दो ऑप्शन बटन आते हैं कि एक जनरलाइज फॉर्म में करना चाहते हैं या फिर स्टैंड अलोन में। तो आप लोग आपके पर्सनल कंप्यूटर के लिए हमेशा कौन सा प्रेफर करते हैं? स्टैंड अलोन ऑप्शन, है ना। स्टैंड अलोन क्या होता है? ये हमेशा आपके पर्सनल यूज के लिए या फिर पर्सनल सिंगल सिस्टम के लिए यूज होता है स्टैंड अलोन डेटाबेस। जैसे आप अगर VB.NET का सॉफ्टवेयर या PHP का सॉफ्टवेयर, अगर कोई भी सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल करना चाहें तो हमेशा वो पूछता है, ठीक है, नॉर्मल सॉफ्टवेयर में पूछता है कि आप जनरलाइज फॉर्मेट पर्पज के लिए यूज करना चाहते हैं या फिर स्टैंड अलोन के लिए। ठीक, ये इसमें क्या होता है, स्टैंड अलोन में रेडीमेड डेटा पैकेजेस होते हैं। आपको इसमें कुछ नहीं करना होता है, सारे डेटा पैकेजेस, सारे इंफॉर्मेशन, सब चीज एज इट इज आपकी रेडीमेड बनी हुई रहती है। आपको सिर्फ उसको इंस्टॉल करना है और यूज करना है, ठीक है। नेटिव यूजर, ये भी आपका कई हद तक स्टैंड अलोन यूजर के जैसा ही वर्क करता है। इसमें भी यूजर को क्या करना होता है? अच्छा, इसमें एक डिफरेंस है। स्टैंड अलोन यूजर में आप अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं और नेटिव यूजर आपका जनरलाइज फॉर्मेट में हो सकता है। जैसे दोनों में आपके पास रेडीमेड डेटा बेस पैकेजेस होते हैं, है ना, वो सारी चीज इंस्टॉल करके देता है। आप सिर्फ GUI का यूज करके अपना एप्लीकेशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना। ये चीज ध्यान रखिएगा, दोनों में सेम चीज कॉमन है, ठीक है। बट नेटिव यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पर्सनल यूज के लिए और यहाँ पे एक जनरलाइज फॉर्म के लिए। किस तरीके से, एग्जांपल देख लो, ऑनलाइन लाइब्रेरी सिस्टम, टिकट बुकिंग सिस्टम, ATM। ATM तो आपका सिंगल मशीन है, ठीक है ना, वो सारे के लिए क्या है, हर टाइप के यूजर के लिए कॉमन वर्क करता है। आपको उसके डेटाबेस के बारे में कुछ नहीं पता, आपको उसके वर्किंग के बारे में कुछ नहीं पता, कौन सा सिस्टम क्या यूज हुआ उसको कुछ नहीं पता। आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, उस एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को जाके GUI की हेल्प से सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर है? एक बार और देख लेते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामर क्या करता है, नॉर्मली ये DML क्वेरीज को ही एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। किससे डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है, किसका यूज करके, DML क्वेरी का यूज करके, ठीक है। और एप्लीकेशन कौन से लैंग्वेज में लिखी जा सकती है, किसी भी लैंग्वेज पे। क्लियर हो रहा है? ये चीज आप लोग को शायद कंफ्यूजन हो रहा हो कि हम बोल रहे हैं कि दो क्वेरी लैंग्वेज कैसे यूज कर सकते हैं, एक SQL क्वेरी और जैसे आप अपने यूनिवर्सिटी का साइट अपन ओपन कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे आपके पास एक फॉर्म है, आपने डिटेल फिल की और सबमिट बटन पे क्लिक किया। सबमिट बटन पे जैसे क्लिक किया, आपकी एक SQL क्वेरी जनरेट होती है। वो जो कमांड होता है वो उस एक पर्टिकुलर SQL क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है या फिर ट्रिगर करता है, और वो क्वेरी आपके डेटाबेस से डेटा को डिस्क्राइब करके आपको शो करके देता है। तो क्या जो GUI है वो किसी ना किसी हाई लेवल लैंग्वेज में बनी होगी, जैसे जावा हो गया, PHP हो गया, है ना। जो आपका GUI है वो किसी न किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में बना होगा। जो बटन्स है, फॉर्म्स, सबकी डिजाइनिंग किसी न किसी PHP लैंग्वेज पे बनी होगी, VB.NET बनी होगी, ठीक है। तो वो क्या हुआ, GUI पर सबमिट बटन बना है, बट उस बटन को जब आप क्लिक करते हो तो वो कमांड, उस बटन के ऑन क्लिक कमांड इवेंट पे क्या होता है, आपका कमांड सेंड होता है। वो कमांड ट्रिगर करता है SQL क्वेरी को, ठीक है? और वो SQL क्वेरी आपकी डेटाबेस से डेटा एक्सेस करके जो भी ऑपरेशन आप जिसके लिए आपने वो बटन क्लिक किया है वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ट्रिगर करने का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? ये आप लोग के आगे आपके डेटाबेस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, आप लोग अभी लिख के रख लो। इस बार भी एग्जाम में आपसे पूछेगा ट्रिगर क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, उसका सिंटेक्स क्या होता है। तो नॉर्मली कॉन्सेप्ट क्या कह सकते हो ट्रिगर का, बताओ किसी को पता है ट्रिगर मतलब क्या होता है? अच्छा, देखो, जब एक कोई एक्शन मैंने परफॉर्म किया, उस एक्शन के कारण अगर कोई दूसरा एक्शन या फिर कोई दूसरा प्रोग्राम या फिर कोई दूसरा टास्क, ठीक है ना, एग्जीक्यूट होता है, इसको क्या कहते हैं, ट्रिगरिंग, ठीक है। जैसे आप सभी क्लास में बैठे हैं नॉर्मली ठीक है, अ, एक जैसे आपकी छुट्टी होने की बेल बजी सपोज, तो वो एक एक्शन हुआ, बेल बजना, छुट्टी होने की बेल बजना 4 बजे, ठीक है।
जैसे ही बेल बजी आप सब अपना बैग उठा के बाहर निकलना चालू हो गए। एक एक्शन हुआ, उसके रिजल्ट में दूसरा एक्शन ऑटोमेटिक जनरेट हुआ, इसको कहते हैं ट्रिगरिंग। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, चलो ठीक है। सोफिस्टिकेटेड यूजर, ठीक, सोफिस्टिकेटेड यूजर को क्या बताया था हमने कि डेटा में डेवलपर है, ठीक है, ये सारे क्वेरीज को क्या करता है, खुद ही राइट करता है, ठीक है। मीन्स ये क्या हो गया, काफी हाईली एजुकेटेड या फिर टेक्निकल पर्सन होगा, ठीक है। स्पेशलाइज पर्सन भी सेम कॉन्सेप्ट है, वो भी क्या करे, काफी टेक्निकल नॉलेज वाला ही पर्सन होगा, ठीक है, जो कौन से डेटाबेस को या फिर किस टाइप के डेटाबेस को क्या करता है, हैंडल करता है। जैसे ग्राफिक्स डेटा हो गया, काफी हाई क्या कहना चाहिए, हाई या फिर कहना चाहिए बिग लार्ज अमाउंट ऑफ साइज वाले, जैसे वीडियो है, बहुत बड़ी वीडियो है आपकी, ठीक है ना, एचडी इमेजेस है, ठीक है। एआई के किसी कॉन्सेप्ट को हैंडल करना है, कैट के किसी कॉन्सेप्ट को हैंडल करना है, ठीक है। स्टैंड अलोन और नेटिव अलोन दोनों में कॉमन चीज क्या है, दोनों क्या करते हैं, रेडीमेड या फिर एक सिंपल एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को ही एग्जीक्यूट करते हैं, जिनके बारे में उन दोनों को कोई आइडिया नहीं रहता। और स्टैंड अलोन पर्सनल यूज के लिए रहता है, ठीक है। और नेटिव यूजर क्या रहता है आपका, एक जनरलाइज फॉर्म में हम उसको यूज करते हैं, जैसे एटीएम हो गया, टिकट बुकिंग सिस्टम हो गई और लाइब्रेरी सिस्टम हो गया। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? यूजर्स कौन कौन सी, पांच यूजर्स क्लियर है?